गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 दिन पहले खुले कैंप पर एनकाउंटर जारी। सीआरपीएफ डीआईजी और बीजापुर एसपी मौजूद। सुकमा में 7 नक्सलियों ने किया सरेंडर, लंबे समय से नक्सल गतिविधियों में थे शामिल। सूरजपुर में कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल। मनेन्द्रगढ़ से उड़ीसा जा रहे थे सभी। डीएमएफ घोटाले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की। रानू साहू का करीबी वेंडर मनोज द्विवेदी गिरफ्तार, ठेका दिलाने के नाम पर ठेकेदारों से लिए थे रुपए। सक्ती के करही महानदी में रेत उत्खनन बंद कराने पहुंचे जयजयपुर विधायक, अधिकारियों को भी बुलाया। एमएलए को देखते ही ड्राइवर हाईवा लेकर फरार। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मृत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को दी बड़ी राहत, 2 माह के भीतर नियुक्ति का आदेश। आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिया था आवेदन। छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण, खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, तैयार की जा रही सूची, नौकरी में 2% आरक्षण का होगा प्रावधान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है। नक्सलियों की ओर से हैवी फायरिंग की जा रही है। 2 दिन पहले खुले झिड़पल्ली 2 कैंप पर यह मुठभेड़ जारी। 2 दिन पहले ही ये कैंप खुला है और अब इसमें मुठभेड़ हो रही है। सीआरपीएफ डीआईजी बीजापुर एसपी मौके पर मौजूद है। मुठभेड़ का ये वीडियो भी सामने आया। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मौके की ये तस्वीरें देखिए। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुई है। 2 दिन पहले ही झिड़पल्ली कैंप खुला है और अब यहां पर मुठभेड़ हो रही है। बीजापुर एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी भी मौके पर मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और उनके दौरे के पहले ही ये नए कैंप में मुठभेड़ हो रही है। क्या माना जाए कि नक्सली अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दाखिल कराने के लिए इस तरीके की करतूत को अंजाम दे रहे हैं? जी हाँ, देखिए दोनों वजह हैं। न केवल दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, और इसके साथ साथ जो नए कैंप खुल रहे हैं, ये बटालियन नंबर 1 के सबसे कोर इलाके में खुल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि नक्सलियों का जो बिल्कुल एक मेजर एरिया है जहां पर नक्सलियों की बहुत सबसे मजबूत उपस्थिति है, वहां पर ये कैंप खोला गया है। तो ऐसे में ये रिटेलिएशन होना स्वाभाविक था। लेकिन आप देखिए कि बीजापुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित सरपंच है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो जरूर ये दर्शाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर माओवादियों की नाराजगी दिखाई दे सकती है। और इसको लेकर पुलिस ने भी जरूर अलर्ट रखा है, लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है, स्मॉल एक्शन टीम का खतरा है। तो ये उसी का नतीजा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। और क्योंकि जिस तरह से साल भर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता नक्सल मोर्चे पर हासिल की है, उस लिहाज से ये दौरा भी महत्वपूर्ण है। और नक्सली भी ये जानते हैं कि इसके लिए जो अपनी उपस्थिति है या उनकी ताकत कमजोर हो रही है, ये पता न चले, इसलिए ये एक तरह से अटैक की अलग अलग स्तर पर माओवादियों द्वारा कोशिश की जा रही है। जी नरेश, यहाँ से आपको अपडेट क्या मिल रहा है? यहाँ पर मुठभेड़ क्या अभी भी जारी है और कितने नक्सली क्या इसमें कुछ ढेर हुए? नहीं, देखिए काफी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था कल, क्योंकि 2 दिन पहले ही कैंप खुला है। तो ऐसे में ये क्योंकि फायरिंग हो रही है लगातार, तो रुक तो गई फायरिंग, देर रात ही रुक गई थी ये फायरिंग। और इसमें छुटपुट जो स्प्रिंटर्स होते हैं उसकी वजह से कुछ जवानों को मामूली खरोच भी आई थी, लेकिन कोई खास नुकसान इससे जवानों को नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ फोर्स यहाँ पर गई थी। लेकिन जिस जगह पर ये कैंप खुला है पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां माओवादियों की बटालियन और जो सीआरसी है, जो मिलिट्री ग्रुप
होता है उसकी मौजूदगी रहती है। तो इस बात की पूरी आशंका है कि आने वाले समय में कुछ और मुठभेड़ हो सकती है। हाई अलर्ट पर नए कैंप खोलने के साथ इसे रखा गया है। और आप जो वीडियो आईबीसी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, उस वीडियो में आप देखें तो किस तरह से जो मोर्टार है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है जवानों को। तो आप समझिए कि जब बहुत बड़ी तादाद में घेराबंदी होती है तो उनको उस एम्बुश को ब्रेक करने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए इस तरह के मोर्टार का इस्तेमाल होता है। तो ये अपनी तरह का पहला एक्सक्लूसिव वीडियो है कि जो देश के भीतर एक तरह से जो सबसे माओवादियों का सबसे प्रभावित इलाका है वहां पर ये ट्विंस मोर्टार का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल नरेश, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि नक्सल एरिया है ये और यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी है। यही वजह है कि वो अपनी मौजूदगी बताने के लिए इस तरीके की करतूत कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखें। और अब सूरजपुर का रुख करेंगे। यहां पर अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ से उड़ीसा ये सभी जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। माता राजमोहिनी चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। सूरजपुर में एक और बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ग्रामीण और परिजन ने 2 घंटे तक चक्का जाम किया। एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। चक्का जाम यहां पर खत्म करवाया गया है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने हंगामा मचाया। घटना को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। 2 घंटे तक ग्रामीण और परिजनों ने यहां पर चक्का जाम किया। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे, एसडीएम यहां पर पहुंचे और उन्होंने चक्का जाम खुलवा दिया। और अब बड़ी खबर है रायपुर से। यहां पर डीएमएफ घोटाले मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। डीएमएफ वेंडर मनोज कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया। रानू साहू और माया वॉरियर के ये करीबी हैं। डीएमएफ ठेका दिलाने के नाम पर दूसरे ठेकेदारों से इन्होंने रुपए लिए थे। ठेकेदारों से लिए करीब 12 करोड़ रुपए और रानू और माया को देने का आरोप है और इन्होंने खुद 7 से 8 करोड़ रुपए कमाने का भी इन पर आरोप है। उद्गम सेवा समिति नाम से एनजीओ का संचालन भी करता है मनोज। पीएमएलए 50 के तहत तीसरी बार ऑफिस बुलाकर ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और अब सख्ती की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर करही महानदी में रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेत उत्खनन बंद करवाने के लिए जयजयपुर विधायक यहां पर पहुंचे। विधायक को आते देखकर जो हाईवा का ड्राइवर है वो फरार हो गया। विधायक ने मौके पर अधिकारियों को बुलाया और यहां पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अचानक यहां पर विधायक पहुंच गए। अवैध रेत उत्खनन को लेकर यहां पर उन्होंने कार्रवाई की। अधिकारियों को भी इस दौरान मौके पर बुलाया। करही नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर जयजयपुर विधायक पहुंचे हुए। और अब सीएम विष्णुदेव साय के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो दिल्ली से वापस लौटेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय मुंबई गए थे। सीएम के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी रायपुर लौटेंगे। तो आज उनकी रायपुर वापसी है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दोनों ही मुंबई गए हुए थे और आज सुबह 9 बजे बताया जा रहा है वो समय है जब वो रायपुर वापस लौटेंगे। और अब छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब साय सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसकी सूची भी तैयार की जा रही है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि नौकरी में 2% आरक्षण का प्रावधान रहेगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने खेल अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था। हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू की, खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लाने का काम किया। तो वहीं नारायणपुर नक्सल मुठभेड़ पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नक्सलवाद का सफाया करने हमारी सरकार संकल्पित है।
दिल्ली के खेल गांव में आयोजित अंडर 14 नेशनल स्पोर्ट्स में कबड्डी में छत्तीसगढ़ ने अपना परचम लहराया। गुजरात और हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों को पछाड़कर छत्तीसगढ़िया खिलाड़ियों ने देशी खेल में नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम पब्लिक स्कूल ग्राम जाता के स्टूडेंट की टीम छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रही थी और टीम गुजरात को क्वार्टर फाइनल में, हरियाणा को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची। वहीं फिर फाइनल में झारखंड से मुकाबला हुआ, जिसमें भी टीम ने जीत हासिल की। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां पर मृत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 13 दिसंबर 2021 को बनी समिति को 2 माह के अंदर ही निर्णय लेकर याचिकाकर्ताओं को उनकी अपेक्षित योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। दरअसल याचिकाकर्ताओं के परिजन अलग अलग जिलों में शिक्षा कर्मी के पद पर पदस्थ थे, जिनकी मौत सेवा काल के दौरान हो गई। मृतक के आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया और विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड की डिग्री और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई। मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने सभी याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई की। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों द्वारा जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाने और उन्हें प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। कुछ ऑडियो भी वायरल हुए। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। कुछ क्लिप्स हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कौन बुलाया तुमको? अरे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से है। कौन बुलाया डिपार्टमेंट? छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाने और उन्हें प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। 2 मामले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं, जबकि एक मामला रायगढ़ का है। तीनों ही मामले में स्टेट जीएसटी के इंस्पेक्टर विभाग के आदेश के परिपालन में कारोबारियों के फर्म तक जाकर उनके प्रतिष्ठान की फोटो आयकर विभाग के मोबाइल फोन में अपलोड करना चाहते थे, लेकिन कारोबारियों ने ऐसा करने नहीं दिया। उल्टे उन्हें सीएम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और एसीबी के नाम पर धमकाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। कारोबारियों के इस रवैये से प्रदेश भर के जीएसटी इंस्पेक्टर भड़क गए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जीएसटी कमिश्नर को पत्र सौंपा है। आपका बैग भी चेक कराना पड़ेगा मुझे। कारोबारियों की प्रताड़ना के 2 ऑडियो भी सामने आए हैं, उसे भी हम सुना देते हैं। पहला ऑडियो सुनिए। आप जीएसटी ऑफिस से बोल रही है ना? तरीके से बात करना सीखिए। ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा। विष्णुदेव साहब से पूछ लेना कौन है, किसकी फर्म पे जाके आप बात कर रही है। ओपी चौधरी को फोन करूं क्या? किस तरह से आपकी फोटो खींच के मंगाऊं मेरे स्टाफ से? तो आपका नाम बताइए ना मुझे। मैं रितु सोनकर बोल रही हूँ। आप फोन चालू रखिए, मैं बात करता हूँ ओपी चौधरी से। कानून आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं मैडम। 2 मिनट लगेगी, एसीबी को बुला के यहाँ कार्रवाई करा दूंगा। ओपी चौधरी वगैरह को सबको बुला के कि आप मेरे घर पे क्या चीज करने के लिए आई है, और ऊपर से मेरे को बोल रही है कि ऑफिस चालू है कि नहीं चालू है। क्या है, बहुत से फर्म वाले ना ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ मतलब टरकाने जैसा, तो इसीलिए मैं आपसे आप अपने वीडियो अन्यथा मत लीजिए सर। मैं अन्यथा कैसे नहीं लूंगा मैडम? सारी सरकार हमने बनाई है। जी बिल्कुल। अब एक और ऑडियो सुना रहे हैं। ये भी रायपुर का है, जब जीएसटी इंस्पेक्टर विभाग के आदेश का पालन कर रहा था, तब कारोबारी ने फोन कर उसे कैसे हड़काया, उसे कैसे दुकान से बाहर फेंकवाने की धमकी दी। हेलो हेलो जी, आप घर के अंदर कैसे आ गए? घर के अंदर कैसे आ गए मतलब? हाँ, बाहर निकलो वहाँ से तुरंत। जो करना लिखा पड़ी मेरी ब्लैक एंड व्हाइट। चलो बाहर जाओ अभी तुरंत। नहीं तो वेरिफिकेशन आया हुआ है। कोई वेरिफिकेशन नहीं, तुम जैसे तुम्हारे कोई वारंट लाया हो गया? बाहर निकलो। वारंट नहीं, आपका बाहर से ये बुलाए हैं हम लोग। कोई नहीं बुलाया। चलो, कौन बुलाया तुमको? अरे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से है। कौन बुलाया डिपार्टमेंट? बाहर निकलो। चलो अभी उठाकर फेंकवा दूंगा बाहर। चलो बाहर। मामला रायगढ़ से भी आया, जहां एक महिला जीएसटी इंस्पेक्टर को भी इसी तरह गाली देते हुए धमकाया है। इस पूरे मामले में हमने जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारी से संपर्क किया। एक राज्य स्तर पे जानकारी एकत्रित की जा रही है ऐप के माध्यम से, तो हमने सभी कारोबारियों बंधु से भी कहा था कि इसमें सहयोग करें। तो बीच में 1-2 घटनाएं आई हैं जिन्होंने हमारे एसटीआई को
धमकी दी है फील्ड पे। जो उच्च अधिकारी के निर्देश होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर चौंकाने वाली बात है कि आखिर कारोबारियों को एक सिंपल सा सवाल इतना कैसे बौखला दे रहा है कि वो उनको झूठे मामले में, झूठे केस में फंसाने की धमकी से लेकर के सीएम और मंत्री के नाम तक में ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भूख प्यास से 13 गायों की मौत हो गई। कई गाय कंकाल में तब्दील हो गई। मामला दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी का है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले इन 40 गौवंशों को अज्ञात लोगों ने गौठान में बंद कर दिया था। बंद पड़ी गौठान में चारा पानी नहीं होने के कारण मवेशियों ने दम तोड़ दिया। बदबू आने के बाद लोगों को गायों की मौत की खबर लगी। हिंदू संगठन थाने पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बता दें कि कुछ साल पहले भी धमदा ब्लॉक में ही राजपुर गांव के गौशालाओं में सैकड़ों गायों की मौत का मामला सामने आया था। प्रदेश में दम घुटने, भूख प्यास और एक्सीडेंट में गायों की मौत पर सिस्टम पर अब सवाल उठ रहे हैं। ग्राम गोड़ी हमें सूचना मिली कि गौठान में बहुत से गौ माता गौवंश भूख प्यास से तड़प के मरी है। पुलिस वाले ने अज्ञात पे अभी FIR दर्ज हुआ है, जांच अभी कर रही है पुलिस। तो हम चाहते हैं कि सख्त उनके पर कार्रवाई हो, उनको दंड जरूर मिले। 13 गायों की हत्या होना तो गंभीर अपराध है और इसमें जो असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हमारे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इधर धमतरी में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला मगरलोड क्षेत्र का है, जहां पर मड़ेरी गांव में घर में सो रही 65 साल की वृद्ध महिला को आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। आदमखोर तेंदुआ वृद्ध महिला के शरीर का आधा हिस्सा खा गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल वन विभाग और मगरलोड थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं वन विभाग ने मृतक के परिजन को 25,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि भी दी है। अभी उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है। पोस्टमार्टम करके उनको एक्स ग्रेशिया जो राशि होगी वो दी जाएगी परिवार को और तत्काल उनको जो है मुआवजा 6 लाख रुपए का जो मुआवजा रहता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो प्रक्रियाएं रहती है उसको पूर्ण करके। रायपुर में आकर नौकरी या किराए के मकान लेने वालों की अब पूरी जांच की जाएगी। पुलिस ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए काम करने और बिना नजदीकी थाने में किराएदार की सूचना दिए मकान किराए पर देने वालों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों हुए कई संगीन अपराध और चोरियों के खुलासे के बाद पुलिस ने ये सख्त निर्देश जारी किए। रायपुर पुलिस ने लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें ICGS सिस्टम के जरिए तुरंत पुलिस इसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तो लंबी प्रक्रिया है, वहां पे पता करना, थाने से पता करना, बट क्विक चेक जो है डेटा के आधार पे ICGS में डेटा है, ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। कोई क्विक चेक चाह रहा है किसी को इंगेज करने के पहले काम में, तो क्विक चेक हमारे ICGS सिस्टम से करा ले, ताकि ऐसे लोग जो कहीं से अपराध किए हुए हों और रायपुर में काम इसलिए करने आए हों कि धीरे धीरे चोरी में आए, वो घटनाएं रोकी जा सकें। अभियान चलाने वाली है। जो रायपुर शहर में बाहर से आए जो लोग हैं, वो जो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ रहकर काम कर रहे हैं या किराए का मकान लिए हैं, उन पे अब सख्ती करने की दिशा में कदम उठा रही है। अगर बात करें इस पूरी जो मामलों का अभी तक के जो चोरी या किसी अन्य मामलों के जो खुलासे हुए हैं, उसमें इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि लोग बिना किराए नामक के जो पुलिस को सूचना दिए लोग रहते हैं, जो सुरक्षा गार्ड जो हैं वो लोग जो बिना वेरिफिकेशन के सुरक्षा एजेंसियां उनको रखती हैं, उन पे अब सख्ती करने की तैयारी में है। इस बात का खुलासा IG रायपुर रेंज जो अमरीश मिश्रा हैं उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में किया और उसमें उन्होंने इस बात के सख्त निर्देश दिए कि अब जो भी मकान किराए पे लेगा और जो सूचना नहीं देगा या जो सुरक्षा एजेंसियां
अगर किसी बाहरी व्यक्ति को रखती हैं तो उनका वेरिफिकेशन बिना वेरिफिकेशन कराए अगर उनको काम पे रखती हैं तो उस एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस जो है करने वाली है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और जाते जाते आपको बता देते हैं कि MPCG का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 एक बार फिर से माइंड समिट पार्ट 2 प्रोग्रेस का भव्य आयोजन करने जा रहा है और इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संवाद का महामंच सजेगा। राजनीति, विजन, धर्म, हर मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ चर्चा होगी और आप भी जरूर देखिए 7 दिसंबर को यानी कि शनिवार को कल माइंड समिट का मध्य प्रदेश वर्जन माइंड समिट पाथ 2 प्रोग्रेस। हम तीसरी अर्थव्यवस्था 10 साल की उपलब्धि बताइए धर्म के आधार पर की बात से सब सहमत पूरे देश में फैलाई जा रही है। पूछ रहे हैं कि क्या काम किए। मध्य प्रदेश में सजने जा रहा है संवाद का महामंच। सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा पैनल, जुटेंगी MP की सभी बड़ी हस्तियां। CM डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे MP का रोड मैप। नए मध्य प्रदेश पर अपना विजन रखेंगे तमाम सियासी दिग्गज। देखिए माइंड समिट मध्य प्रदेश शनिवार 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से लगातार सिर्फ IBC 24 पर।